नमस्कार साथियों, मंजिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि कल से हमने स्टार्ट किया था ये करंट अफेयर का सेशन, आज हमारा दूसरा दिन रहेगा करंट अफेयर का। होपफुली आपने कल की क्लास देखी होगी, नहीं देखी हो तो कल की क्लास भी देखिएगा। और आज हम शुरू करने वाले हैं। आज हमारा दूसरा दिन है करंट अफेयर का। आज हम 14 दिसंबर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चाहिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 33वां व्यास सम्मान 2023 जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? कौन सा पुरस्कार? व्यास सम्मान पुरस्कार 33वां मिला है 2023 में। वो किसने जीता है? पुष्पा भारती ने, नरगिस मोहम्मदी ने, ज्ञान चतुर्वेदी ने या फिर शिवा शंकरी ने? अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा पुष्पा भारती। जो 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार है वो किसने जीता है? पुष्पा भारती जी ने जीता है। और ये इन्होंने अपनी कौन सी कृति के लिए जीता है? इनकी कृति है यादें यादें और यादें। कृति का क्या नाम है? यादें यादें और यादें। तो सीधी सी बात है, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को। यादें यादें और यादें पुष्पा भारती जी है, उन्होंने उनकी कृति के लिए उनको मिला है 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार। ठीक है, यह पुरस्कार जो है, जो ये पुस्तक है वो सबसे पहले जो ये पुस्तक है वो कब छपी थी, मतलब कब प्रकाशित हुई थी? 2016 के अंदर इस बुक को प्रकाशित किया गया था। कौन सी पुस्तक को? पुष्पा भारती जी की यादें यादें और यादें पुस्तक को 2016 में प्रकाशित किया गया था। जो व्यास सम्मान पुरस्कार है इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि व्यास सम्मान पुरस्कार जो है वो देता कौन है? देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन है जो कि व्यास पुरस्कार जो है उसे देता है। ठीक है, इसके अलावा हमें ये जो नरगिस मोहम्मदी जी हैं, जो नरगिस मोहम्मदी है, उन्हें नोबल शांति पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। नरगिस मोहम्मदी है वो क्या है? नोबल शांति पुरस्कार इनको मिला था पिछले वर्ष का। पिछले वर्ष का नरगिस मोहम्मदी को क्या मिला है? नोबल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, नोबल शांति पुरस्कार मिला है। जो ये ज्ञान चतुर्वेदी हैं, ज्ञान चतुर्वेदी को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? पिछले वर्ष का व्यास सम्मान विजेता। इस वर्ष का व्यास सम्मान जो विजेता है वो पुष्पा भारती जी हैं, और जो पिछले वर्ष के ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं व्यास सम्मान पुरस्कार के विजेता पिछले वर्ष के। और ये जो शिवा शंकरी है उन्हें वो सरस्वती सम्मान विजेता है। शिवा शंकरी जो है वो क्या है? सरस्वती, पिछले वर्ष के सरस्वती सम्मान विजेता हैं पुष्पा भारती जी। ठीक है, ये जो व्यास सम्मान पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? हमें ये भी थोड़ी बहुत चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का आता है तो ऐसा नहीं है कि बस उसका ऑप्शन रट लिया और आगे निकल गए। हो सकता है उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो पूछ ली जाए। व्यास सम्मान पुरस्कार जो हैं उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अंदर क्या दिया जाता है? 4 लाख रुपए तक का इनाम राशि और प्रशस्ति पत्र देके भेंट किया जाता है। पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? साहित्य कृति होनी चाहिए, मतलब साहित्य लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे ये यादें 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 हैं वो क्या है? साहित्य कृति। साहित्य कृति होनी चाहिए और हिंदी भाषा में होना चाहिए। कौन सी भाषा में होना चाहिए? हिंदी भाषा में। और ये जो पिछले 10 साल का, ये जिन्होंने भी ये अपना साहित्य लिखा है उन्हें पिछले 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ये चीज़ें इसके लिए है व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए। और ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो व्यास सम्मान पुरस्कार है वो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इसका मतलब पहला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पहला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो पहला बड़ा पुरस्कार है, और व्यास सम्मान पुरस्कार है वो सेकंड बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का, ग्लोबल इन्वेस्ट समिट जो 2023 है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या राजस्थान में? ऐसा नहीं है कि राजस्थान का क्वेश्चन आ गया, हमने देखा कि हो सकता है राजस्थान ही हो। अमूमन हमें एग्जाम में ऐसा लगता है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं कि बस राजस्थान का क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है। ये जो ग्लोबल इन्वेस्ट समिट है 2023 उसका उद्घाटन कहाँ किया गया था?
उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा किया गया था, अपने प्रधानमंत्री द्वारा। 2 दिवस का शिखर सम्मेलन था ये। ठीक है, 2 दिवस का शिखर सम्मेलन था, जो कि किस पे जो सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे, तो क्या होगा? देहरादून में। और इसमें ये जो इन्वेस्ट समिट है वो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, कहाँ किया गया था? देहरादून के अंदर इस इन्वेस्ट समिट को आयोजित किया गया था। इस समिट की जो है थीम क्या रही है? हमें कुछ समिट होते हैं उनकी हमें थीम अवश्य याद रखनी चाहिए। इसकी थीम थी शांति से समृद्धि। क्या थीम थी? शांति से समृद्धि जो है वो इसकी थीम थी। ठीक है, इसके साथ ही जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने दिल्ली में, हाल ही में दिल्ली में G20 का जो अभी समिट हुआ था, G20 करंट का काफ़ी बड़ा चर्चा में रहा हुआ है, तो G20 का जो उद्घाटन है वो भी नरेंद्र मोदी ने किया था। और G20 का थीम क्या थी? वन अर्थ। ये थीम तो याद ही रखना, वन अर्थ, वन फैमिली, वन नेचर, वन नेचर, ये चीज़ याद रखना। थोड़ा आप राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, जो आपको मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी उसमें ये सारी जो भी आपको डिटेल दे रही हूँ, इस डिटेल के अलावा और एक्स्ट्रा डिटेल भी मैं आपको उसमें ऐड करके दूंगी। और 2-4 दिन में आपको पेन टैप से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, तो आपको राइटिंग का भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, जो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के द्वारा? तो ये जो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। वहाँ के जो सीएम है योगी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये किया क्यों है? फेलोशिप कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत क्यों की गई? तो राज्य में जो युवा हैं, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में जो युवा हैं, उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए, किस चीज़ के लिए? युवाओं को रोजगार देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? युवा नागरिकों को आत्मनिर्भर विचार, नवाचार और विकास में योगदान करने में शक्ति मिलेगी। ठीक है, बेरोजगारी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बेरोजगारी भी उसी लेवल पे है, तो गवर्नमेंट ने ये फेलोशिप कार्यक्रम स्टार्ट करा है युवाओं को रोजगार देने के लिए। ठीक है, इसके अलावा यूपी में कुछ और स्कीम चल रही है, कुछ और योजनाएं हैं जिसमें ये यूपी पहले स्थान पे चल रहा है। उनको सबको हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, जो करंट अफेयर में चर्चाओं में रहा है। तो यूपी में क्या है? एक वन टैप वन ट्री अभियान की भी शुरुआत जो है वो यूपी में की गई थी। इसके अलावा यूपी में और क्या हुआ है? यूपी में ये देश का पहला वैदिक पार्क, देश का प्रथम क्या है? वैदिक पार्क की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूपी में हुई थी। ठीक है, देश की पहली पीओडी टैक्सी जो है उसकी शुरुआत भी कहाँ हुई थी? यूपी में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा यूपी में और क्या हुआ था? देश का पहला जल विश्वविद्यालय, कौन सा? जल यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जो है वो भी कहाँ पे है? यूपी में है। क्या बताया मैंने आपको? वन टैप वन ट्री अभियान, देश का पहला वैदिक पार्क, देश की पहली पीओडी टैक्सी, देश का पहला जल यूनिवर्सिटी, और इसके साथ शिकायत निवारण सूचकांक में यूपी आया है प्रथम स्थान पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शिकायत निवारण सूचकांक जो है उसमें फर्स्ट आया है यूपी। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर या 14 दिसंबर?
देखिए क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है तो डेट इतनी पास पास आती है, हम अभी तो इसको दिमाग में रख लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको 14 दिसंबर याद, इसका सही आंसर तो होगा 14 दिसंबर। 14 दिसंबर याद करने के साथ साथ दिसंबर के भी आपको इम्पोर्टेंट जो डे हैं वो याद रखने चाहिए, ताकि आपका कन्फ्यूज़न थोड़ा क्रिएट ना हो। ठीक है, वो मैंने आपको कल की क्लास में भी दिवस आया था तब भी बताया था, और मैं अभी भी आपको दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बताऊंगी। पहले हम बात करते हैं ऊर्जा जो संरक्षण दिवस है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ऊर्जा संरक्षण, सीधी सी बात है कि ऊर्जा का हमें क्या करना है? संरक्षण करना है। तो इसका उद्देश्य क्या था? ऊर्जा संरक्षण के बारे में, ऊर्जा संरक्षण जो है उसके बारे में क्या करना है? जागरूकता पैदा करना है। क्यों? क्योंकि हमें ऊर्जा का संरक्षण करना है, तो जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, इस दिन जो है भारत क्या करता है? ग्रीन ऊर्जा को प्रमोट करता है। इंडिया क्या करता है? ग्रीन ऊर्जा जो है उसको प्रमोट करता है। ग्रीन ऊर्जा को प्रमोट करता है भारत। ठीक है, जिससे ऊर्जा संरक्षण और वायु प्रदूषण दोनों में हमें मतलब दोनों चीज़ें हम बेहतर कर पाएँ। इसके अलावा मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेज बता देती हूँ। जैसे कल चर्चा की थी हमने इसके बारे में, या तो आप कल की क्लास देखेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को क्या आता है? एड्स डे आता है। क्या आता है? एड्स डे आता है। ठीक है, 5 दिसंबर के दिन क्या आता है? 5 दिसंबर को क्या आता है? सोइल डे आता है। 5 दिसंबर को क्या आता है? सोइल डे आता है। ठीक है, 10 दिसंबर को क्या आता है? मानवाधिकार डे आता है। मानवाधिकार डे आता है 10 दिसंबर को। 21 दिसंबर को क्या आता है? सुशासन दिवस आता है। क्या आता है? सुशासन दिवस आता है। और 26 दिसंबर को क्या आता है? 26 दिसंबर को क्या आता है? वीर बाल दिवस आता है। ठीक है, इसके अलावा हमने कल बात की थी 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को क्या आता है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। ठीक है, और 12 दिसंबर को एक और चीज क्या आती है? 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस आता है। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस आता है। ठीक है, ये हमने दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जानकारी ले ली। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नवंबर महीने के लिए आईसीसी जो है आपके प्लेयर ऑफ द मंथ, देखिए आईसीसी जो है हर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है। तो इस बार जो नवंबर, अभी दिसंबर चल रहा है, तो नवंबर महीने का जो प्लेयर ऑफ द मंथ है वो किसे चुना गया है? 2023 में किसे चुना गया है? नाहिदा अख्तर को, शुभमन गिल को, या फिर ट्रेविस हेड को, या फिर ए व सी दोनों को? तो जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा? नाहिदा अख्तर और ट्रेविस हेड, इन दोनों को ही प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, जो नाहिदा अख्तर है वो कहाँ की है? वुमेन है, बांग्लादेश की। ठीक है, इनको वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, बांग्लादेश की है ये रहने वाली। नाहिदा अख्तर कहाँ की है? बांग्लादेश की है। और ये जो ट्रेविस हेड है वो कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और इनको क्या मिला है? इनको, जो ट्रेविस हेड है उनको मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है, और जो नाहिदा अख्तर है वो बांग्लादेश की है, और इन्हें जो वुमेन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 का खिताब मिला है। आईसीसी है क्या? ठीक है, आईसीसी क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। क्या होता है? आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? आईसीसी की स्थापना हुई थी 19
1990 में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दुबई में। मुख्यालय कहाँ है आईसीसी का? दुबई में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आईसीसी के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? ग्रेग रह चुके क्या है अभी अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत लंबा चौड़ा खींचा जा सकता है, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मैं सिर्फ आपको उतना ही बता रही हूँ, इवन उससे ज़्यादा ही बता रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो हम छोड़ भी सकते हैं, जैसे ये आईसीसी की फुल फॉर्म में ये नहीं आती है एग्जाम में। ठीक है। तो या फिर आईसीसी की स्थापना कब हुई, ये, हाँ, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, ये चीज़ जरूर आ जाती है। तो फिर भी मैं आपको 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा ही लेके चल रही हूँ। यूँ अपन टाइम वेस्ट करते हैं, आधे घंटे की क्लास को मैं 1.5 घंटे खींच लूँ तो उस चीज़ों का सेंस नहीं रह जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? देखिए आपने नोटिस किया होगा जो 5वां क्वेश्चन था वो भी खेल से रिलेटेड था, 6ठा क्वेश्चन है वो भी खेल से रिलेटेड है। आपके जब जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, आप हमेशा उसका जब सिलेबस देखते हैं तो आपको उसमें एक चीज़ हमेशा देखना, आपको जब टॉपिक मिलता है इसका इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर का, तो आपकी खेल जो है, खेल टॉपिक अलग से दे रखा है, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन खेल के हमेशा आते हैं। और जो करंट में कोई आपको पुरस्कार मिला है किसी खिलाड़ी को, या करंट में कहीं पे कोई टूर्नामेंट चल रहे हैं, तो आपको खेलों से रिलेटेड 1 या 2 से अधिक ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसीलिए आज आपके 10 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन खेल से रिलेटेड ही मिल गए हैं। तो हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जो है वो किसने जीता है? एलिना स्वितलोनिया ने, ईगा स्विएटेक ने, मीरा एंड्रीवा ने, या फिर झैंग किन्वेन ने? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ईगा स्विटेक ने। ईगा स्विटेक ने क्या करा है? WTA का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता है। ठीक है। ये जो ईगा स्विटेक है वो कौन है, कहाँ की रहने वाली है? अब ये चीज़ें नहीं आती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम चर्चा कर लेते हैं। ईगा स्विटेक कहाँ की है? पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है। इन्होंने इससे पहले, ये जो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है इनको, इससे पहले इन्होंने फ्रेंच ओपन गेम्स होते हैं, फ्रेंच ओपन 2023 की भी ये विजेता रही है। किसकी रही है? फ्रेंच ओपन की भी विजेता रही है। कौन? ईगा स्विटेक। ठीक है। ये अवार्ड पाने वाली दूसरी महिला है। कौन? ये जो है प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार है, वो अवार्ड पाने वाली ईगा स्विटेक कौन सी है? सेकंड महिला है। तो फर्स्ट महिला कौन है? फर्स्ट महिला कौन रही है? सेरेना विलियम थी। सेरेना विलियम का नाम आपने सुना होगा। WTA क्या है? टेनिस गेम्स है। सेरेना विलियम जो है वो इससे ये अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला थी। आज के टाइम में जो ईगा स्विटेक है वो क्या है? वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर खिलाड़ी चल रही है, टेनिस वर्ल्ड में नंबर 1 चल रही है। ठीक है। इन्हें हाल ही में इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर भी, हाँ, ये क्वेश्चन आने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फोसिस जो कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ईगा स्विटेक को। ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार वर्ष 2023 में जो विश्व का टॉप शीर्ष अफीम उत्पादक देश कौन सा है? चीन, म्यांमार, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान? कौन सा देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय ने बताया है कि विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादक देश है? तो इसका जो सही आंसर है, अफगानिस्तान नहीं है, इसका सही आंसर है म्यांमार। अब म्यांमार हो गया है, इससे पहले अफगानिस्तान था। ठीक है। इस साल अफगानिस्तान चला गया अफीम उत्पादन में सेकंड नंबर पे। ठीक है। म्यांमार के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा
म्यांमार की पहली राजधानी कौन सी थी? रंगून, ठीक है। म्यांमार के अंदर कौन सी नदी बहती है? हाँ, ये थोड़ी जानकारी आपके जब इंडिया की भूगोल आती है उसमें आ जाती है। तो इरावदी नदी जो है वो म्यांमार में बहती है, ठीक है। अराकन योमा पर्वत है यहाँ पे, अराकन योमा पर्वत है, ठीक है। इसको गोल्डन पेगोडा देश भी बोलते हैं। किसको? म्यांमार को गोल्डन पेगोडा देश भी कहा जाता है, ठीक है। हाल ही में भारत ने म्यांमार के अंदर क्या किया था? ऑपरेशन करुणा अभियान चलाया था। ऑपरेशन करुणा अभियान जो है वो अभी हाल ही में चलाया गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के लिए आउटलुक जो ट्रैवलर्स अवार्ड 2023 है उसमें किस राज्य को जो है प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को या फिर मध्य प्रदेश को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में सर्वश्रेष्ठ जो शादी स्थल है उसके लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2023 है, उसमें राज्य को कौन से राज्य को फर्स्ट पुरस्कार मिला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? राजस्थान को। राजस्थान को क्यों है? क्योंकि अभी आपने सुना है कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ यहाँ राजस्थान में शादियाँ करने आए हैं। उदयपुर इसके लिए काफ़ी फेमस जगह हो गई है, ठीक है। तो ये राजस्थान जो है वो ट्रैवलर अवार्ड 2023 में फर्स्ट स्थान पे रहा है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान कुछ और चीज़ों में भी फर्स्ट स्थान पे रहा है। जब हमने यूपी की बात की है तो हम राजस्थान के तो एग्ज़ाम ही देने वाले हैं, तो इसकी कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला था 2022 में। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड कौन सा? 2022। उसमें क्या हुआ था? राजस्थान का स्थान आया था थर्ड स्थान पे आया था राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा तंबाकू नियंत्रण व रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके द्वारा राजस्थान राज्य को तंबाकू कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान में तंबाकू को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया, इसके लिए केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने राजस्थान को अवार्ड दिया है, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ था अभी 75वीं वर्षगांठ पे, आज़ादी के 75वें वर्ष पे। तो आज़ादी के अमृत जो महोत्सव है उसके दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान में राजस्थान को हरियाणा के साथ तीसरा अवार्ड मिला है। मतलब हरियाणा को भी 30 अवार्ड मिला है, राजस्थान को भी, दोनों को तीसरा अवार्ड मिला है। किस अभियान के अंतर्गत? मेरी माटी अभियान तो हो गया आज़ादी का अमृत महोत्सव, और उसके अंदर अभियान हो गया मेरी माटी मेरा देश अभियान। इसके अंतर्गत राजस्थान को तीसरा अवार्ड मिला। एक मैंने बताया था नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में तीसरे स्थान पे रहा था। तंबाकू नियंत्रण और रोकथाम पे अवार्ड मिला है। जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के टाइम थर्ड अवार्ड मिला है। और इसके साथ ही बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड से भी इसको सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन, बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड। अब ये इंग्लिश है, इंग्लिश में ही रहती है ये चीज़ें, इनका हिंदी कोई वर्जन नहीं है, तो आप इनको बस लिख लीजिएगा देवनागरी लिपि में। बाकी आपको मैं जो नोट्स हैंड रिटन प्रोवाइड कराऊंगी तो वहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया राजस्थान को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रोग से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान में सांस अभियान चलाया जा रहा है? कौन सा अभियान? सांस अभियान चलाया जा रहा है। ये सांस अभियान चलाया कब से कब तक जा रहा है?
ये चलाया जा रहा है नवंबर 2023 से शुरू हुआ और 28 फरवरी 2024 28 फरवरी 2024 तक ये अभियान चलाया जाएगा, सांस अभियान। और किसके लिए? निमोनिया के लिए। देखिए बच्चों में सर्दियों के टाइम निमोनिया बच्चों को अधिकतर हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इस मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान चलाया गया है। और ये चलाया कब से कब तक जा रहा है? नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक। ठीक है, अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में साइंस आती है, विज्ञान आता है, तो आपको निमोनिया के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपके आज के कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको कहा था कल लाइव सेशन में भी कि हम आपको क्वेश्चन मैं करवाऊंगी एक दिन में 9 से 10 जो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, किसी दिन 15 भी हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में कुछ मैं आपको ना फैक्चुअल जानकारी दूंगी जिनके ऑप्शन से या उन क्वेश्चन को लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं रहती है, उनका डायरेक्ट बस आंसर है कि वो डेटा है, फैक्चुअल डेटा है, आपको याद ही रखना है। तो मैंने ये स्टार्ट किया है मंजिल की बातों के नाम से। आपको अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे इसको साथ में करवाऊंगी, वरना आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जो आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी टेलीग्राम पे और इस पे हमारी एप्लीकेशन पे, उस पे मैं ये आपकी मंजिल की बातों को एक्स्ट्रा में ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो आज की देखो मंजिल की हमारी पहली बात क्या है कि मिजोरम के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन बने हैं। तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लालदुहोमा बने हैं, लालदुहोमा जी को बनाया गया है। अब इसमें आप क्या और इसके चीज़ों के बारे में याद रखेंगे, उनकी आयु क्या है या उन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा है, तो वो अपने लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है। ठीक है, आज का दूसरी मंजिल की बात है कि उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दूसरा निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में, उसे दूसरा निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, आज की अगली मंजिल की बात है कि हाल ही में किस अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इटली का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ मेरिट द इटालियन रिपब्लिक। उस अवार्ड का क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ मेरिट द इटालियन रिपब्लिक। उससे कौन से अभिनेता को सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। आज की आखिरी मंजिल की बात है और आज हमारी क्लास की भी आखिरी बात है कि COP29 का आयोजन कहाँ होगा? तो अजरबैजान में होगा COP29 का आयोजन। ठीक है, COP28 के बारे में हमने कल बात की थी। COP28 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसी वर्ष हुआ है और दुबई में हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा सेशन रहा है। आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना, और जितना हो आगे बच्चों से जितना आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे, मैं आपको और अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। आज के सेशन के लिए धन्यवाद। थैंक यू।